जिसमें हमने चार्ज के बारे में पढ़ा था। जिसमें हमने चार्ज के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, हम वही चैप्टर रहेगा लेकिन हम इसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, और हम पढ़ेंगे इसमें इसके सर्किट के बारे में। इसका सर्किट क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में हम जानेंगे आज, और टाइम बचा तो और सब हम जानेंगे। स्वागत है आप सभी का सक्सेस स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। अच्छा, करंट का मतलब क्या होता है समझते हो? करंट का मतलब ये होता है कि हम किसी चीज को बहा रहे हैं, यानी कि अगर जैसे हम पानी को बहा रहे हैं तो उसको कहेंगे वाटर का करंट कहेंगे मुझे। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट है, यानी कि कोई तार है यहाँ पे इस तरीके से, ये इस तरीके से कोई तार है, इसमें जो है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक जो है इसे बह रहा है, जिसे हम कहेंगे धारा, फ्लो कर रहा है। ये क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। इसे ही हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक जो है वो फ्लो कर रहा है, इसे हम इसे कहेंगे करंट। जैसे वाटर फ्लो करता है किसी भी नदी में, तो उसे हम कहेंगे कि यहाँ पे वाटर फ्लो कर रहा है, वाटर बह रहा है, वाटर की करंट है यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था आवेश के बारे में, यानी कि चार्ज के बारे में। तो इसी के प्रवाह के दर को, यानी कि इसी के फ्लो होने के अपॉन में टाइम, यानी कि इसी के फ्लो होने के रेट को ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। समझ आया? नहीं समझ आया? आप ऐसे लिख सकते हो एग्जाम में भी कि रेट ऑफ फ्लो of charges are called electric current. Rate of flow of charges are called electric current. इस called होगा, इस called electric current। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक करंट की परिभाषा। ओके, अब हम पढ़ेंगे कि आखिर सर्किट क्या होता है, लेकिन पहले हम इसकी फॉर्मूला और यूनिट जान लेते हैं। हमने पिछली कक्षा में आवेश पढ़ा था, यानी कि चार्जेस का, तो Q बराबर I इंटू टी पढ़ा था। और यहाँ पे हमारा था धारा, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट मैं इसी लिख देता हूँ, ये था। और अगर हम इसे पक्षांतर करें, यानी कि इसे हम इधर ले आए, तो क्या हो जाएगा हमारा? I बराबर, सॉरी, हम टी को इस तरफ कर लाए तो क्या हो जाएगा हमारा? I बराबर हो जाएगा Q अपॉन में टी, जहाँ पे Q हमारा हो जाएगा चार्ज एंड टी हो जाएगा हमारा टाइम। ओके, और I हो जाएगा हमारा एम्पियर, सॉरी धारा, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ से वही वाला फॉर्मूला निकल के आ गया कि चार्जेस के फ्लो होने के रेट को, अगर हम किसी चीज का रेट बताते हैं तो उसके हम अपॉन में टाइम कर देते हैं, यानी कि चार्जेस के फ्लो, यहाँ नहीं दिख रहा है आपको, चार्जेस के फ्लो होने की रेट को ही हम टाइम को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अच्छा, ये हो गया। अब हम इसे थोड़ा सा मिटा के फिर से ले लेते हैं, आई बराबर क्यू अपॉन में टी। अब अगर हम यहाँ पे क्यू का एन वाला फॉर्मूला रखें तो आई इज इक्वल टू हमारा आ सकता है एन आई अपॉन में टी। ये दोनों फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। आपको ये फॉर्मूला मेन है, ये इसी को याद करना है। ये तो ऑटोमेटिक यहाँ से क्यू बराबर एन आई से निकल जाएगा। समझ में आया? यानी कि अगर आपको n का मान दिया है, n की वैल्यू दी है और t की वैल्यू दी है, तो और e की वैल्यू तो आपको पता ही है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और उसी को हम यहाँ पे रख के निकाल लेंगे i का मान। यानी कि अगर आपको q का मान दिया है तो और t का मान दिया है, तो आप यहाँ से निकाल के i का मान निकाल सकते हैं। समझ में आया? इसका यूनिट क्या होता है इसके बारे में जानते हैं हम। देखो, q का यूनिट होता है हमारा कूलॉम अपॉन में t का यूनिट होता है हमारा टाइम, सॉरी सेकेंड, तो इसका आ जाएगा कूलॉम पर सेकंड। ये हो जाएगा हमारा इसका यूनिट। समझ आया? या फिर आप इसे कर सकते हो एम्पियर, नहीं दिखा रहा क्या? यहाँ पे लिख सकते हो एम्पियर। इसको सर्च करने वाले थे एम्पियर, तो इन्हीं के नाम पे पड़ गया इसका यूनिट। ओके, अगर आपको कूलॉम पर सेकंड मिल जाए यानी कि एम्पियर मिल जाए, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट को जान लेना कि ये हमें इलेक्ट्रिक करंट दिया गया है। समझ में आया? अब हम जानते हैं परिपथ के बारे में, यानी कि सर्किट के बारे में। अच्छा, हम सर्किट किसको कहते हैं? इसका हिंदी होता है हमारा परिपथ। क्या होता है? परिपथ। जैसे मान लो ये आपके पास एक बैटरी है, बैटरी को हम इस तरीके से दर्शाते हैं, अभी हम आपको बताएंगे, लेकिन मैं आपको पहले ऐसे ही दिखा देता हूँ। मान लो ये आपके पास बैटरी है, ये हमारा प्लस है, ये हमारा माइनस है, होता है ना। अब मान लो यहाँ पे आपके पास एक बल्ब था, एक इस तरीके से बल्ब था, मान लो, वैसे ठीक नहीं बना है, ये इस तरीके से हमारे पास एक बल्ब था, और इसको आप यहाँ से प्लस का ले गए, यहाँ पे लगाए प्लस वाला, और माइनस का ले गए तार, यहाँ पे हमारा ये तार है, हाँ ये हमारा वायर है, ये जो जा रहा है। अब प्लस से वायर लेके गए प्लस पे, एंड माइनस से वायर लेके गए माइनस पे, यहाँ पे इस तरीके से, और ये बल्ब जो है ये हमारा जलना स्टार्ट हो गया, यानी कि लाइटिंग देना स्टार्ट हो गया हमारा। अब ये यानी कि हमारा लाइट होना स्टार्ट हो गया, लाइट आ गया यहाँ पे।
अब अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारा तार है, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी तार यहाँ पे खुला तो है नहीं। अगर नहीं खुला है, इसी को हम कहते हैं परिपथ, यानी कि इसका परिपथ ऐसे होगा। यानी कि यहाँ पे हमारा एक बैटरी था, तो ये ऐसे गया, इसके अंदर से होते हुए यहाँ से इस तरफ आ गया, तो इसे ही हम कहते हैं परिपथ। प्लस से लेकर माइनस तक तारों का बिछाव ही हमारा परिपथ कहलाता है, एंड, जहां तक एंड हो। यानी कि अगर हम इसे मिटाएं और बैटरी को हम इस तरीके से दर्शाते हैं, इस तरफ प्लस हो जाएगा हमारा और इस तरफ हमारा हो जाएगा माइनस। इस तरफ से हमारा एक तार गया, इस तरफ से हमारा एक तार गया, और हम इसे ऊपर ले गए एंड यहाँ पे एक बल्ब हो गया हमारा, एक बल्ब हो गया, एंड हम यहाँ से आए, फिर से इसी में जुड़ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोई तार जुड़ा नहीं है, ये बल्ब के अंदर से जाते हुए यहाँ पे आया है, तो भी हम इसे परिपथ ही कहेंगे। समझ में आया? अगर कोई बल्ब जल जाता है, यानी कि जो यहाँ पे डिवाइस रखी है वो अगर काम करने लगती है, तो मान लो कि वहां परिपथ बन चुका है। बिना परिपथ बने वो डिवाइस काम ही नहीं करेगी, इतना जान लो। बिना परिपथ बने वो डिवाइस हमारी काम ही नहीं करेगी। यहाँ पे बल्ब था, तो यहाँ से तार गया, एंड यहाँ पे ऊपर से होते हुए इसके अंदर से होते हुए फिलामेंट से, एंड इसके यहाँ से फिर से आ गया, यहाँ माइनस। प्लस से लेकर माइनस तक अगर हम कोई तार फैलाते हैं, तो हम उसे ही हम परिपथ कहते हैं। समझ में आ गया? इतनी बात समझ में आती है? तो हम कुछ संकेत के बारे में जानेंगे, इसको हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। पहला होता है हमारा विद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल, इसको हम कैसे दर्शाते हैं? इसको हम इस तरीके से दर्शाते हैं। क्या आप जानते हैं, सेल को ही बैटरी भी हम कहते हैं। यहाँ पे अपने दिख रहा था, यहाँ पे हम करते हैं, देखो, इसे हम इस तरीके से दर्शाते हैं, ऐसे 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 होता है हमारा एक सेल। यहाँ पे इस तरीके से हमारा एक सेल होता है यहाँ पे। और अगर हम सेलों को ऐड कर देते हैं, यानी कि हम अगर एडिशन ऑफ सेल कहते हैं, कंबाइन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, अगर हम यहाँ कहते हैं कॉम्बिनेशन वाला ऑफ सेल सेल्स, तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे रहेगा, ऐसे 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 ऐसे। यानी कि इसका मतलब क्या होगा, हम तीन बैटरी को, यानी कि तीन सेल्स को आपस में जोड़ दिए। ये सेल मतलब बायो वाला सेल नहीं होता, यहाँ पे होता है सेल मतलब बैटरी। और तीसरा होगा हमारा प्लग की और स्विच ओपन, यानी कि अगर हम स्विच को ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे अगर प्लग की और स्विच अगर ये ओपन है, यानी कि अगर हम किसी स्विच को ओपन करते हैं, तो हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। ये कुछ राउंड ब्रैकेट जैसा है, इसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अगला हम पढ़ेंगे प्लग की और स्विच। दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा आपको? तो इतना आप पढ़ लो, इतना आप राइट डाउन कर लो अपने नोट में। यहाँ पे हम थोड़ा सा, ओके, अब क्लियर दिख रहा होगा आपको। अब इसे आप इतना आप राइट डाउन कर लो, पॉज करके। ओके, कर लिया? अब हम इसे इरेज करते हैं। चलो चलो, अब हम चौथा जानेंगे, प्लग की और स्विच अगर हम क्लोज कर दें, क्लोज कर दिया, तो हम इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ये नहीं दिखाई दे रहा है आपको? दिखाई नहीं दे रहा है ना आपको? यहाँ पे हम इस तरीके से, या फिर अगर आप इसे स्विच भी कर सकते हो, स्विच अगर हम क्लोज कर देते हैं, तो हम उसे इस तरीके से दिखाते हैं, वही राउंड ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे एक डॉट। अब अगर पांचवा है, अगर कहीं दो दो जगह पर वायर जो है ज्वाइंट हुए हैं, दो वायर अगर ज्वाइंट हुए हैं, यानी कि दो वायर, दो तार आपस में अगर हम जोड़े हैं, तो हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बताओ, बताओ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम उसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे हुआ है, एक तार ये आके इसमें ज्वाइंट हो गए। ओके, अब अगला है, वायर क्रॉसिंग तो हो रहे हैं, वायर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन ज्वाइंट नहीं हो रहे हैं, ज्वाइंट नहीं हो रहे हैं, विदाउट ज्वाइंट। अगर ज्वाइंट नहीं हो रहे हैं, तो हम इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, इस तरीके से हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगला,
इतना हो गया, इतना आप राइट डाउन कर लीजिए अपने नोट में। कर लिया? अब हम इसे इरेज कर रहे हैं, पॉज करके राइट डाउन कर लीजिए। इसे हम इरेज कर रहे हैं। अगला है हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इलेक्ट्रिक बल्ब को इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे बनाएंगे, ऐसे, समझ में आया? या तो ऐसे बनाएंगे या तो हम इसे ऐसे बनाएंगे, या हम यहाँ पे और करके लिख देते हैं, और इसे हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। ओके, ये दो तरीके होते हैं इसे बनाने के। आठवां क्या है? आठवां है हमारा एक रेजिस्टर है, रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोध की प्रतिरोधकता हमें दिखाने के लिए यहाँ पे हम इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हमारा जो रेजिस्टर है, रेजिस्टेंस है, ये अगर हमारा चेंज हो रहा है, यानी कि ये हमारा अगर वेरिएबल है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, या फिर आप इसे रोहेस्टेट लिख सकते हो, रियोस्टेट आप इसे लिख सकते हो। समझ आया? इसे ये क्या होता है सर? ये होता है हमारा अगर कोई रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है समय के साथ साथ, वो चेंज हो रहा है यानी कि परिवर्ती है, वेरिएबल है, तो उसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरीके से तो रहेगा, लेकिन उसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। बीच में एक एरो लिख देंगे, एरो छाप देंगे। नहीं दिख रहा है क्या? अब दिखाई दे रहा होगा आपको। ये हमारा हियोस्टेट है। ओके, इतना समझ में आता है? पॉज करके नोट कर लीजिए, हम इसे मिटा रहे हैं। ओके, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगर हमें एमीटर यहाँ दिखाना है, सर एमीटर क्या होता है? एमीटर होता है हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, ईसी हम इसे लिखेंगे, कहीं अगर हम ईसी लिख दें तो आप समझ जाना इलेक्ट्रिक करंट की हम बात कर रहे हैं। समझे? इलेक्ट्रिक करंट की हम बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए जो हमारा डिवाइस होता है उसे हम एमीटर कहते हैं। जैसे मान लो हमें टेम्परेचर अगर मापना है तो हम किसका यूज करेंगे? किसका यूज करेंगे? थर्मामीटर का यूज करेंगे। थर्मामीटर का यूज करेंगे। अगर हमें स्पीड मापना है तो हम व्हीकल के ओडोमीटर का यूज करेंगे, यानी कि जो गाड़ियां होती हैं उससे हम ओडोमीटर का यूज करेंगे। इसीलिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, एक एक उपकरण आता है यानी कि डिवाइस आता है, वो हमारा एमीटर होता है, उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, उससे हम मापते हैं। इसे हम इस तरीके से दिखाएंगे, ए इधर प्लस इधर माइनस। और अगर हमें वोल्ट मीटर क्या निकालना है, वोल्ट मीटर क्या होता है सर? वोल्ट मीटर हमारा वोल्ट को मापता है, यानी कि ये हमें मापता है पोटेंशियल को। पोटेंशियल क्या होता है सर? आगे बताया जाएगा पोटेंशियल क्या होता है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट होता है वैसे पोटेंशियल होता है, ये आगे बताया जाएगा। यहाँ पे हम इस तरीके से हो गए। इतना ही होता है आपका संकेत, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव, इतने आपको रिप्रेजेंट करना है। ओके, इसे आप राइट डाउन कर लीजिए। कर लिया? अब हम पढ़ेंगे पोटेंशियल। पोटेंशियल को हम हिंदी में कहेंगे विभव, विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है हमारा? जैसे मान लो अभी तक क्या हमने बताया था कि इस जो तार है इसमें हमारा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? फ्लो करता है। उसी तरह जैसे किसी पाइप में हमारा वाटर फ्लो करता है, वाटर यानी कि जल। अब लेकिन ये फ्लो कैसे किया? पीछे कोई इंजन लगा होगा या मशीन लगी होगी, तभी तो ये फ्लो कर रहा है। यानी कि पीछे से कोई दाब लग रहा है तभी तो ये वाटर फ्लो कर रहा है, नहीं तो ये वाटर तो यही रहेगा, बहेगा ही नहीं, आगे नहीं जाएगा। तो यहाँ पे जो दाब लगता है इसे हम कहते हैं, यानी कि जो दाब लग रहा है इसी से वाटर जो है आगे बढ़ रहा है। वैसे ही यहाँ पे है इलेक्ट्रिक करंट पे जो एनर्जी आती है, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, इलेक्ट्रिक को फ्लो होने के लिए जो हमारे पास एनर्जी आती है वो हमारा कहाँ से आता है? पोटेंशियल से आता है। जो बैटरी होता है उसमें जो पोटेंशियल होती है वो इतना एनर्जी देता है कि विद्युत धारा को आगे बढ़ाता है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को आगे बढ़ाता है। सर लेकिन ये आगे बढ़ता कैसे है? इसमें उपस्थित होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसमें होते हैं, तो उसी के कारण यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। समझ में आया? समझ में आ गया होगा आपको। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जाने के लिए, आगे जाने के लिए जो एनर्जी देता है उसे ही हम कहते हैं विभव, यानी कि पोटेंशियल। समझ में आता है इतना? V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू इसका होता है फॉर्मूला। ओके, समझ में आया आपको? ये होता है हमारा V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू। डब्ल्यू यानी कि जो आपने वर्क किया है इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, यानी कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रॉन्स,
और ये होता है चार्जेस ऑन इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। और ये v जो होता है हमारा, ये पोटेंशियल होता है। इसका यूनिट क्या होता है? यूनिट इसका होता है हमारा, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। इसका यूनिट हमारा W, यानी कि W का होता है हमारा जूल, अपॉन में Q यानी कि चार्ज, सॉरी कूलम, जूल प्रति कूलम, जूल पर कूलम, या इसे हम कहते हैं वोल्ट। इसे बताने वाले वोल्ट थे, वोल्ट नामक साइंटिस्ट थे इसे बताने वाले, इसीलिए इनके नाम पे पड़ गया इसका यूनिट। ओके, ये होता है हमारा पोटेंशियल। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। अब हम जानेंगे कंडक्टर क्या होता है, नन कंडक्टर क्या होता है, सेमी कंडक्टर क्या होता है। अच्छा, कंडक्टर क्या होता है? यहाँ पे बस वाले कंडक्टर की बात नहीं हो रही है, मैं पहले ही बता दूं। अच्छा, कंडक्टर क्या होता है? ऐसा कोई भी कण यानी कि मैटर, ऐसा कोई भी पदार्थ, ऐसा कोई भी सब्सटेंस, ऐसा कोई भी वायर जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो कहलाते हैं हमारे कंडक्टर। जिसमें ऐसा कोई भी पदार्थ, ऐसा कोई भी मैटर, ऐसा कोई भी वायर जिसमें इलेक्ट्रिक हमारा फ्लो हो सकता है, इलेक्ट्रिक करंट जा सकता है, उसे ही हम कहते हैं कंडक्टर। वो भी बहुत अच्छी तरीके से जा सकता है, इसे ही हम कहते हैं कंडक्टर। इसे हम हिंदी में कहते हैं चालक। समझ में आया? ऐसा कोई भी पदार्थ, ऐसा कोई भी वायर, ऐसा कोई भी मैटर, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकती है, उसे ही हम कहते हैं कंडक्टर। बस इतना आपको जानना है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है, इसे हम कहते हैं कंडक्टर। नन कंडक्टर क्या होता है सर? नन कंडक्टर यानी कि अचालक। इसे हम, ये क्या होता है? ऐसा कोई भी सब्सटेंस, ऐसा कोई मैटर, कुछ भी हो जिसमें इलेक्ट्रिक करंट ना जा सके, जा ही ना सके। यानी कि जैसे हमारा हो गया प्लास्टिक, अगर आप किसी लोहे से, किसी भी लोहे से, किसी भी, जैसे आप किसी प्लग को छू लो जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, तो क्या होगा? आपको करंट दे देगा, यानी कि आपको झटका महसूस होगा। और झटका महसूस होगा क्यों? क्योंकि आपने उसे टच किया, और जैसे मान लो ये लोहा था आपका, और यहाँ लगा था, यहाँ पे हमारा कुछ सोर्स था जिससे आपने टच किया। अब इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ गए, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन थे, और आके आपके शरीर में चले गए, यानी कि आपको आवेशित कर दिया, आपको करंट लग गया। तो वैसे ही यहाँ पे होता है, अगर आप प्लास्टिक से टच करते हो तो आपको नहीं करंट लगता, इसीलिए क्योंकि प्लास्टिक में वो आ ही नहीं सकता अंदर। समझ लो। अच्छा, क्या होता है हमारा सेमी कंडक्टर? समझ लो, सेमी कंडक्टर क्या होता है? सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर उपचालक, हिंदी में इसे कहते हैं उपचालक। ये क्या होता है सर? सेमी कंडक्टर हमारा होता है कि कोई भी पदार्थ हो, मेटल सब्सटेंस हो, जिसमें थोड़ा थोड़ा, यानी कि यहाँ पे थोड़ा इलेक्ट्रॉन, यानी बहुत कम मात्रा में होते हैं, बहुत कम यूनिट में होते हैं यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रिक करंट भरती है। थोड़ा यहाँ पे होगा, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ नहीं होगा, ऐसे ऐसे होता है। कहीं होगा कहीं नहीं होगा, कहीं होगा कहीं नहीं होगा। जैसे बालू का, बालू देख लो, इधर से ऐसे बालू रखा है, मान लो इधर से आपने लगाया, पता चला यहाँ पे था करंट, यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे था करंट, यहाँ नहीं था, ऐसे होता है। जहां जहां उसको मिल गया कंडक्टर, वहां आ गया, जहां जहां नहीं मिला नहीं मिला, तो इसी कहते हैं सेमी कंडक्टर। समझ में आ गया होगा आपको? अच्छा, करंट लगता कैसे है? करंट लगता कैसे है? यहाँ पे आप खड़े थे, मान लो आप यहाँ पे इस तरीके से खड़े थे, खड़े थे इस तरीके से, अब आपने अपना हाथ उठाया, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक स्विच था उसमें रखा, तो आपको लग गया करंट। कैसे लगा? ये जो करंट आई, ये आपके हाथ से होते हुए, आपकी बॉडी में से होते हुए, यहाँ पे था हमारा अर्थ, और अर्थ में होता है, हमेशा होता है हमारा माइनस, अर्थ मेरा हमेशा माइनस चार्ज होता है, और यहाँ से आपने प्लस चार्ज छुआ, और आके ये आपको ये करंट में माइनस में चला गया, जिस तरीके जिससे आपको यहाँ पे करंट का अनुभव हुआ, करंट का एहसास हुआ। कैसे हुआ? अगर हमारा सर्किट पूरा हो जाता है, यानी कि प्लस से, मैंने कहा ना सर्किट वही होता है जो प्लस से माइनस तक जाए, माइनस में मिल जाए। तो सर्किट अगर आपका पूरा हो गया, इसके बीच में आप खड़े हो इस तरीके से, अगर आप खड़े हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये आपको यहाँ पे करंट लग जाएगा। यहाँ पे बल्ब था, मैंने बताया था ना, बल्ब तभी जलेगा जब यहाँ पे सर्किट पूरा होगा, यहाँ पे सर्किट पूरा होगा, सर्किट पूरा हुआ, आपका बल्ब जल गया। इसलिए तो अगर आप प्लस लगाओगे आप किसी बल्ब में, यहाँ पे इस तरीके से माइनस नहीं लगाते हो, तो आपका बल्ब नहीं जलेगा। आप टेस्ट करके देख लेना, और यहाँ पे लगा देते हो तो जल जाता है बल्ब। समझे? इस तरीके से होता है हमारा। अच्छा, ये तो हो गया हमारा पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है सर? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है सर? सोच लेता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस मतलब आप सोचते हो, डिफरेंस क्या होता है? उसमें जो अंतर आया, यानी कि विभवांतर इसे हम कह सकते हैं। इसमें जो अंतर आया, यानी कि हमने W बराबर, सॉरी, हमने पढ़ा था V बराबर W अपॉन में Q। तो हम 9वीं क्लास में इसे पढ़ रहे हैं, किसी भी चीज के सामने, किसी भी एलिमेंट के सामने अगर हम डेल्टा लगा दें, डेल्टा हम इसे कहते हैं, ये त्रिभुज टाइप का होता है इस तरीके से, इसे हम डेल्टा कहते हैं। अगर हम डेल्टा लगा दें
तो उसका डिफरेंस हो जाता है हमारा, डिफरेंस यहाँ पे दिखाता है। इसी को हम 11th क्लास में डी भी लिखते हैं, तो उस पर भी हम लिख जाते हैं, हम डिफ्रेंसिएशन से डी लिखते हैं। और यहाँ पे हम इस तरफ भी डेल्टा लगा देंगे, डेल्टा डब्ल्यू अपॉन में डेल्टा क्यू, ये हो जाएगा हमारा विभवांतर। वर्क डन, वर्क डन जो होता है हमारा उसका डिफरेंस बाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हो डिफरेंस ऑफ वर्क डन बाई इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ आप लिख सकते हो डिफरेंस ऑफ चार्ज, बस और कुछ नहीं होता है। अगर आपको विभव निकालने को बोले तो भी आप यही सूत्र प्रयोग करेंगे, विभवांतर निकालने को बोले तो भी आप यही सूत्र उपयोग करेंगे। समझ में आया? अब विभवांतर का मेन मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे कुछ परिपथ है हमारा, चिमटा देते हैं, जैसे यहाँ पे कोई परिपथ है हमारा इस तरीके से, यहाँ पे सेल जुड़ा है, ऐसे तो नहीं होता है, यहाँ पे इस तरीके से, 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 ये सेल हमारा यहाँ पे जुड़ा है, यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है, जुड़ा है। तो विभवांतर क्या होता है, यहाँ से गया, मान लो यहाँ से 1 सेकंड पर कितना गया, 5 वोल्ट हो गया, और फिर दूसरे सेकंड में हमारा 2 वोल्ट हो गया, उसे हम कहते हैं विभवांतर। यानी कि विभव में कितना अंतर हुआ, विभव में कितना अंतर हुआ, इसे हम कहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉनों के वर्क डन, जो इलेक्ट्रॉन कार्य करते हैं उसका डिफरेंस, और जो चार्ज का होता है उसका डिफरेंस, इन दोनों का रेशियो ही हमारा क्या कहलाता है, विभवांतर, डेल्टा वी। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट करना, मैं फिर बताऊंगा इसको। ओके, तो आपने विभवांतर समझ गए, आप विभवांतर समझ गए हैं। अब हम इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करेंगे, यानी कि हमें क्वेश्चन दिया है हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। समझ में आया? कितना वर्क डन होगा 2 कूलम चार्ज के मूविंग से, 2 कूलम चार्ज के मूव होने से कितना वर्क डन होगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस हमको दिया है कितना, 12 वोल्ट। यहाँ पे ये क्वेश्चन है हमारा 12 वोल्ट, कैसे निकालेंगे, V बराबर हमको दिया है कितना, V बराबर हमको दिया है Q अपॉन T होता है। यहाँ पे पूछा गया है द अमाउंट ऑफ वर्क डन मूविंग द चार्ज, सॉरी W अपॉन Q होता है, यहाँ पे W अपॉन में Q होता है। तो V बराबर हमको दिया है, क्या गिवन है यहाँ पे, गिवन है V इज इक्वल टू, वैसे मैंने लिखा है पहले से, यहाँ पे गिवन है, कितना गिवन है हमको हमें निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, V का मान हमें दिया 12, W का मान नहीं दिया है, Q का मान हमें दिया 2, 12 गुना 24, W बराबर 24, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। आपने 9वीं कक्षा में पढ़ा होगा, वर्क की यूनिट हमारी जूल होती है। समझ आ गया, वर्क की यूनिट हमारी जूल होती है, इतना हमारा होगा आंसर। ओके, आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन शो कर रहा होगा, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, जितना मैंने बताया है उसी के हिसाब से हम ये क्वेश्चन, आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।